तो आइए आज मीमांसा दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े उलझे हुए तार्किक रहस्य को डिकोड करते हैं। हम बात कर रहे हैं दर्श पूर्णमास यज्ञ की। अब जो लोग प्राचीन ग्रंथों से परिचित हैं, उन्हें पता है कि कई बार निर्देश इतने आपस में गुंथे होते हैं कि उनका सही अर्थ निकालना एक पहेली बन जाता है। यहीं पर मीमांसा दर्शन अपनी कमाल की तार्किक व्यवस्था के साथ एंट्री लेता है। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन आचार्यों ने सिर्फ वाक्यों के व्याकरण पर अटकने के बजाय उनके पीछे के असली लॉजिक यानी उद्देश्य को पकड़ा। तो इस चर्चा में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले दर्श पूर्णमास यज्ञ और उसमें उठने वाले संशय को समझेंगे, फिर पूर्व पक्ष के तर्क को देखेंगे, उसके बाद मीमांसा का जो सिद्धांत है उसे जानेंगे और आखिर में दृष्ट प्रयोजन की तार्किक व्यवस्था को डिकोड करेंगे। चलिए बिना देरी किए पहले खंड पर आते हैं, दर्श पूर्णमास यज्ञ और उत्पन्न संशय। इस पूरी पहेली की तह तक जाने के लिए हमें सबसे पहले उन 3 खास सामग्रियों को देखना होगा जिनकी मांग हमारे टेक्स्ट्स करते हैं। सबसे पहला नाम आता है औषध का। अब अनुष्ठानों के कॉन्टेक्स्ट में औषध का मतलब सिर्फ कोई जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि ये धान या चावल जैसे वनस्पति आधारित द्रव्यों यानी ग्रेन्स के लिए इस्तेमाल होता है। और टेक्स्ट बिल्कुल साफ कहते हैं कि यज्ञ में इस्तेमाल से पहले इन अनाजों को कुछ खास तैयारियों से गुजरना होगा। दूसरी अहम सामग्री है आज्य। सिंपल भाषा में कहे तो घी। आहुति देने के लिए घी का होना तो मस्ट है और टेक्स्ट्स में इसे तैयार करने के अपने एकदम अलग निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा क्रिटिकल कंपोनेंट है सानाय। ये दूध या दही से बनी एक बहुत ही स्पेसिफिक आहुति होती है। तो अब पिक्चर में हमारे पास 3 बिल्कुल अलग अलग सामग्रियां हैं, अनाज, घी और दूध। अब असली ट्विस्ट यहाँ आता है। समस्या इन सामग्रियों में नहीं है, बल्कि उस तरीके में है जिस तरह से टेक्स्ट्स में इनके संस्कार लिखे गए हैं। हुआ ये है कि अवहनन यानी धान कूटना, विलापन यानी घी को पिघलाना और प्रस्नावन यानी दूध दूहना, ये सारे काम एक ही वाक्य या पैराग्राफ में एक साथ लिस्ट कर दिए गए हैं। इसे हम संयुक्त रूप में लिखा जाना कहते हैं। और इसी ग्रुपिंग की वजह से एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा हो जाता है। शबर भाष्य में बाकायदा पूछा गया है, किम सर्वे औषधे आज्ये सान्नाय च कर्तव्या। मतलब क्योंकि ये सारे निर्देश एक साथ लिखे गए हैं, तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि हर एक अनुष्ठान को हर एक सामग्री पर करना होगा? यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे खंड की, पूर्व पक्ष यानी अपोनेंट का आर्ग्यूमेंट। आइए देखते हैं कि जो लोग टेक्स्ट का बिल्कुल लिटरल मीनिंग निकालते हैं वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। पूर्व पक्ष का लॉजिक बहुत सीधा है। उनका कहना है कि भाई जब शास्त्र में व्याकरण के हिसाब से ये सारे निर्देश एक साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर हर अनुष्ठान हर सामग्री पर लागू होना ही चाहिए। उनका तर्क है कि ये सारे कर्म एक अपूर्व जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, मतलब एक ऐसा आध्यात्मिक फल जो हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए बात लॉजिकल लगे या ना लगे, शब्दों के समूहों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए रुककर सोचते हैं। इमेजिन कीजिए कि अवहन, जिसका मतलब है मूसल से छिलका उतारना या कूटना, उसे सानाय यानी लिक्विड दूध पर अप्लाई किया जाए। एक बर्तन में भरे तरल दूध को भारी मूसल से कूटने की कोशिश करना, ये तो बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद है ना? साफ है कि यहाँ टेक्स्ट को आंख मूंद कर शाब्दिक रूप से फॉलो करना पूरी तरह फेल हो जाता है। और इसी फेलियर से रास्ता निकलता है हमारे तीसरे खंड का, सिद्धांत। मीमांसा दर्शन बहुत ही एलिगेंट तरीके से ग्रामर के इस कंफ्यूजन को दूर करता है और एक सॉलिड लॉजिकल कंक्लूजन हमारे सामने रखता है। महर्षि जैमिनी का एक सूत्र इस पूरी गुत्थी को सिर्फ 3 शब्दों में सॉल्व कर देता है, तेषाम् अर्थेन संबंधः। इसका बहुत ही गहरा मतलब है। ये कहता है कि किसी भी कर्म या अनुष्ठान का किसी सामग्री के साथ कनेक्शन उसके अर्थ यानी उसके पर्पस पर बेस्ड होता है, न कि इस बात पर कि ग्रामर में वो एक साथ लिखे गए हैं। यहाँ अर्थ शब्द को डिकोड करना बहुत जरूरी है। मीमांसा में अर्थ का मतलब सिर्फ मीनिंग या कोई डिक्शनरी ट्रांसलेशन नहीं है। यहाँ इसका मतलब है प्रयोजन, यानी किसी भी एक्शन का विजिबल प्रैक्टिकल यूज। कोई भी अनुष्ठान किसी सामग्री पर तभी किया जाएगा जब उसका कोई लॉजिकल और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट वहां दिखाई दे। तो चलिए अब अपने चौथे और आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दृष्ट प्रयोजन का ये कॉन्सेप्ट कैसे इन कंफ्यूजिंग टेक्स्ट्स को एक परफेक्ट लॉजिकल अरेंजमेंट में बदल देता है।
जब सामग्रियों को उनके प्रैक्टिकल यूज के आधार पर अनुष्ठानों के साथ मैप किया जाता है तो पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। औषध यानी धान के साथ अवहनन यानी कूटना जुड़ेगा, क्योंकि इसका क्लियर पर्पस छिलका हटाना है। आज्य या घी के साथ विलापन जुड़ेगा ताकि उसे पिघलाकर लिक्विड किया जा सके। और ऑब्वियसली सान्याय यानी दूध के साथ प्रस्नावन या दुहना जुड़ेगा। इस मैट्रिक्स से सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। कूटना सिर्फ अनाज तक लिमिटेड रहेगा और पिघलाना सिर्फ घी तक। जिस अनुष्ठान का किसी सामग्री पर कोई दृष्ट प्रयोजन या प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, उसे उस सामग्री के लिए पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर चाहे टेक्स्ट में वो शब्द अगल बगल ही क्यों न लिखे हों। तो इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि लॉजिकल यूटिलिटी हमेशा टेक्सचुअल प्रॉक्सिमिटी पर भारी पड़ती है। मीमांसा हमें ये सिखाता है कि सिर्फ शब्दों के एक साथ लिखे होने से नियम अप्लाई नहीं हो जाते। वो तब अप्लाई होते हैं जब उस काम का कोई क्लियर और लॉजिकल रिजल्ट हो। ये टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। अंत में इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, विजिबल पर्पस के आधार पर नियमों को इंटरप्रेट करने का ये प्राचीन मीमांसा सिद्धांत आज की दुनिया में कितना रेलेवेंट है। अगर आज के कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज या मशीन मैनुअल्स को हम इसी लॉजिकल फ्रेमवर्क से एनालाइज करें तो कितनी ही उलझनों को तुरंत सुलझाया जा सकता है ना? ये सोचना वाकई अमेजिंग है कि हजारों साल पुराना ये लॉजिकल सिस्टम आज भी हमें कॉम्प्लेक्सिटी को डिकोड करने का एकदम सटीक रास्ता दिखाता है।